नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में एनडीए की सुनामी 200 के पार। बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी, आरजेडी की करारी हार। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत। बीजेपी की जीत पर चित्रा वाघ ने कहा, पप्पू की हुई हार की सेंचुरी। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने ढोल ताशे के साथ मनाया जश्न। बिहार चुनाव पर सियासी तूफान। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए गंभीर सवाल। और जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन। कुलगाम से पुलवामा तक जमाते इस्लामी पर पुलिस ने कसा शिकंजा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में एनडीए की आंधी ने आज राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए। 200 के पार पहुंच चुका एनडीए का मीटर और इस सुनामी में महागठबंधन तिनके की तरह उड़ता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। अकेले 96 सीटों पर भाजपा आगे, जबकि एनडीए ने बढ़त में डबल सेंचुरी का आंकड़ा पार किया। जेडीयू 83, एलजेपी आर 19, हम 5 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे है। और उधर महागठबंधन 24 पर सिमटती आरजेडी, कांग्रेस और बाकी दल 30 के आसपास ही नहीं टिक सके। तेजस्वी यादव, जिन्होंने 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया था, वो दावा कागज की तरह उड़ गया। पटना की गद्दी एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ लौटती दिख रही है। महिलाओं, ओबीसी, ईबीसी का समर्थन एनडीए के पक्ष में भारी पड़ा। ठीक वही ट्रेंड जो एग्जिट पोल ने संकेत दिए थे, सत्ता की मोहर विकास पर लगी है, वादों पर नहीं। बीजेपी प्रदेश इंचार्ज बोले, ये जीत किसी 10,000 वाली योजना की नहीं, 10 साल के काम का जन आशीर्वाद है। लालू तेजस्वी का नारा, जनता भूल चुकी है सीएम कौन। इस सवाल पर बीजेपी ने गेंद को हवा में छोड़ा, लेकिन जेडीयू एमएलसी नीरज सिंह का स्टैंड साफ, चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार ही होंगे। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी को सीधे नसीहत दे दी, अगर 10-20 साल में भी सत्ता चाहिए तो पूरा पैटर्न बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा झटका प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को, जिससे बड़ा धमाका होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन नतीजों में नामो निशान गायब। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने तो चुटकी ली, पीके अपनी 4 सीटों पर जमानत भी न बचा पाएंगे। राजनीति में इतना अहंकार ठीक नहीं। वहीं बिहार में एनडीए की जीत पर कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा कि लोग आयोग से खुश नहीं हैं, भरोसा कम होता दिख रहा है। साथ ही ये भी कहा कि जो भी सरकार बनेगी उसे जनता की परेशानियां कम करनी होंगी। बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, एक तरफा, एकदम दमदार, निर्णायक, और उस फैसले की गूंज साफ है। बिहार में एनडीए वापस और बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन बना। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है और रुझानों में एनडीए ने 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड बढ़त बना ली है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। बिहार में मिल रही बम्पर जीत पर जोश बीजेपी शासित राज्यों में भी साफ दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है और बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी की भारी जीत पर महाराष्ट्र बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा किशोर वाघ ने कहा, भाजपा की दमदार जीत, पप्पू की हार की सेंचुरी। झूठे नैरेटिव को जनता ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट भरोसा कायम है। नमस्कार। भाजपा का विजय दमदार, पप्पू के हार की हो रही है सेंचुरी पार। बिहार ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। भाजपा का विजय दमदार है और पप्पू के हार का सिलसिला अब सचमुच सेंचुरी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट चोरी के जो झूठे आरोप लगाए गए, बिहारी जनता ने उन्हें सीधे सीधे नकार दिया। फर्जी नैरेटिव का पर्दाफाश करते हुए जनता ने बहुमत से करारा जवाब दे दिया है। ये जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, ये बिहार की जनता का देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर रखा गया एक अटूट विश्वास है। विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व को बिहार ने पुनः एक बार स्वीकार किया है।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न अब बिहार से बाहर भी फैल चुका है। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट ने शिवसेना दफ्तर के बाहर ढोल ताशों के साथ धूमधाम से सेलिब्रेशन किया। समर्थकों ने आतिशबाजी की और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत और सहयोगी बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने पर खुशी जाहिर की। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी उप मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने बिहार में एनडीए की जीत को जनता का जनादेश बताया। उन्होंने जीत की खुशी को अपने अंदाज में व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा विकास का काम चालू। रहेगा आलू तब तक रहेगा विकास का राज और विकास का राज चालू। और यहाँ पर जो लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है, समझ गए कि नहीं। विकास का राज चालू रहेगा और लालू का राज जंगल राज लोगों ने नकार दिया है। जब लालू राज था तब लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, व्यापारी अपनी दुकानें बंद करते थे। जब मैं गया था वहाँ पर बिहार में प्रचार के लिए तो लोग कहते थे तो ये 8-9 बजे 10-11 बजे तो छोड़ो, लेकिन 6 बजे के बाद कोई घूम नहीं सकता था। ऐसा जंगल राज था। दिन दहाड़े हत्या होती थी, लूट होती थी, बलात्कार होते थे। ये सब बदल गया है और इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सहयोग से डबल इंजन की सरकार वहाँ पर विकास को आगे बढ़ाएगी। इसलिए डबल इंजन के सरकार पर लोगों ने भरोसा जताया है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जो विश्वास जताया है मोदी जी के नेतृत्व पे और नीतीश जी के नेतृत्व पे, और इसमें हमारे गृह मंत्री अमित भाई, इनकी भी चाणक्य नीति जो है वो भी काम कर गई है। और जनता ने पूरी तरह, हमारे लाडले बहनों ने भर भर के वोट दिया है, भर भर के वोट दिया है। जैसे महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, वैसे ही बिहार में उसका यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है। इसलिए लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं, लोग विकास राज चाहते हैं, लोग मंगल राज चाहते हैं। और इसलिए आज यहाँ पर बिहार में जो पिछले कई सालों में जो काम किया है नीतीश कुमार जी ने, और उसको सहयोग किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसका ये परिपाक है। ये जीत जो है ये बिहार की जनता की जीत है, लाडली बहनों की जीत है, मोदी जी के विश्वास की जीत है और नीतीश कुमार जी के काम की जीत है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जोरदार वापसी के रुझानों के बीच महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन नतीजों पर चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए। गहलोत ने कहा है कि चुनाव आयोग जिस तरह का रवैया अपना रहा है, इससे देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। उनका दावा है कि चुनाव के दौरान लोगों में पैसे बांटे जा रहे हैं और आयोग मूक दर्शक बना रहा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होना भी वोट चोरी है। गहलोत ने कहा है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति अब बिहार में भी दिखाई दे रही है, जहां एक तरफा जीत पर सवाल उठाना जरूरी है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि धनबल का जिस पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है और सत्ता पक्ष का साथ देता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया है कि बिहार में 1.35 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उनका कहना है कि जब चुनाव प्रचार और वोटिंग शुरू होने से पहले ही पैसे बांटे जा रहे हैं तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रह सकता है। सत्य ही कहा है कि दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र की तारीफ होती है, लेकिन चुनाव आयोग का ये व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आवाज समाचार में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कुलगांव पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए जिले भर में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। ये अभियान कुलगांव, यारीपोरा और चेहलन सहित कई संवेदनशील इलाकों में चलाया गया। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने 400 से ज्यादा घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाए और 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। कई लोगों को निवारक कानूनों के तहत गिरफ्तार कर जिला जेल मट्टन अनंतनाग भेजा गया। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया है कि ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क और ओवरग्राउंड वर्कर्स के ढांचे को खत्म करने के उद्देश्य से की जा रही है। पूरा अभियान एसएसपी अनायत अली चौधरी, डीएसपी निसार अहमद और एसएचओ सूबेदार अहमद की निगरानी में संचालित हुआ है। इसी क्रम में शोपिया और पुलवामा जिलों में भी आतंकवाद के समर्थकों पर कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के कश्मीर में रह रहे रिश्तेदारों के घरों की तलाशी ली गई और संदिग्धों की पहचान सत्यापित की गई। अधिकारियों के अनुसार ये अभियान लगातार चल रही उस कड़ी का हिस्सा है जिसका उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क की पहचान कर उसे ध्वस्त करना है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने संयुक्त रूप से कई परिसरों की तलाशी ली और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने या आतंकी तंत्र को समर्थन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भविष्य में भी ऐसी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा है कि वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है और विधानसभा सत्र में इसे याद न होने पर वे सम्मान में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान अनिवार्य है और उसे दिल से गाना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम गाना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है। विधायक ने कहा है कि यदि योगी सरकार शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाने का आदेश देगी तो शिक्षकों को पालन करना ही होगा, क्योंकि सरकार इसे लागू कर सकती है। उन्होंने दोहराया कि किसी को भी वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। वहीं सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने देश में विकास और भाईचारे की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने दिल्ली आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं देश को हिला देती हैं और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बर्क ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा शांति, समानता और संविधान के मूल्यों की पक्षधर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सपा राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों का सम्मान करती है, लेकिन किसी को इन्हें गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोसी से रवाना होने वाली सनातन एकता पदयात्रा के शुभारंभ से पहले शुक्रवार सुबह बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने तीखे शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिन्हें राम नाम, वंदे मातरम या जय श्री राम से दिक्कत है, वे लाहौर जाने की तैयारी कर लें। यदि किसी के पास टिकट के पैसे ना हो तो वो स्वयं कर्ज देकर टिकट कटवा देंगे। शास्त्री महाराज बोले कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि वे मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के विरोधी हैं जो भारत में रहकर राष्ट्र और धर्म के खिलाफ बोलते हैं। शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं द्वारा गीता, गंगा और पदयात्रा का विरोध करने पर भी कटाक्ष किया और कहा कि ऐसे लोगों को अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। आपको बता दें कि पदयात्रा के शुभारंभ से पहले राष्ट्रगान और वंदे मातरम के साथ सभी को एकता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद पदयात्रियों का स्वागत करने के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे। सुभाष वाइसैया, वेद प्रकाश गोयल, योगेश खंडेलवाल, विनोद जैन, स्पर्श गोयल, डॉक्टर अमन गोयल और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने बाल भोग बांटकर शास्त्री महाराज का स्वागत किया। वाल्मीकि समाज के गिरिराज सिंह और नितिन तोमर ने उन्हें गदा और चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। पदयात्रा के प्रस्थान अवसर पर भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला, जिसमें लोग सनातन एकता के संदेश को आगे ले जाने के लिए एकजुट होते दिखे। हो, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत हो, जिन्हें राम नाम से दिक्कत हो, जिन्हें पदयात्रा से दिक्कत हो, लाहौर की टिकट बेटा तुम जल्दी कटवा लेंगे। हाँ, तो तुम पे पैसा ना हो तो हम दूसरों से कर्जा चाहे ले लेंगे, पर बेटा तुम टिकट जरूर देंगे। हाँ, यदि तुम जिसे जो राम का नहीं वो किसी
जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और हम भैया मुसलमानों के विरोधी नहीं है, ये भी सुन लो, हम उनके विरोधी हैं जो राम राष्ट्र का नहीं हो सकता, वो अपने बाप का नहीं हो सकता। तो में भी हम कहेंगे तुम सुनो, खाते राम की हो, खाते भारत का हो, गाते तुम उन लोगों की हो, वो तुम्हारे अंकल लगते हैं। कुछ हमारे ही हिंदू संतों का विरोध करते, ग्रंथों का विरोध करते, गीता का विरोध करते, गंगा का विरोध करते, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विरोध करते। भैया शुगर हो जाती है तो क्या करते हैं? शुगर टेस्ट कराओ। बीपी हाई हो जाए, हार्ट चेक कराओ। जिनको हमारी पदयात्रा से या हमारे हिंदुत्व बयान से दिक्कत है, वो अपना डीएनए टेस्ट कराओ। इसके बाद भी खुजली चढ़े तो बेटा हवेली पे आ जाए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रतलाम जिले के भेतिया गांव के पास एक कार के अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा सुबह उस समय हुआ जब कार दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही थी। कार करीब 25 फीट गहरी खाई में गिरने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों में एक 15 वर्षीय किशोर भी शामिल है। मृतक मुंबई के कुर्ला और गुजरात के बड़ोदरा के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एक्सप्रेस वे कर्मचारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। सभी शवों को निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान की प्रक्रिया अब जारी कर दी गई है। हालांकि कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन उनकी पुष्टि परिजनों के पहुंचने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस के अनुसार घटना किस समय हुई, इसका सही पता भी नहीं चल सका है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर दुर्घटना के समय और कारण का पता लगाया जाएगा। मृतकों में अब्दुल खालिद, गुलाम पिता मोइनुद्दीन, 15 वर्षीय दानिश, गुलाम रसूल व 35 वर्षीय दुर्गेश प्रसाद शामिल हो सकते हैं। रतलाम पहुंचे कुछ परिचितों ने प्रारंभिक जानकारी दी है और परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल ने 98 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है, जिससे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। 1927 में लाहौर में जन्मी कामिनी का असली नाम उमा कश्यप था और बचपन से वे असाधारण प्रतिभा की धनी थी। केवल 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना कठपुतली थिएटर बनाया और आकाशवाणी पर रेडियो नाटक किए। उनकी मधुर आवाज से प्रभावित होकर फिल्मकार चेतन आनंद ने उन्हें नीचा नगर में काम दिया और यहीं से उमा बन गई कामिनी। आपको बता दें कि कामिनी कौशल ने 1946 में नीचा नगर से अभिनय सफर की शुरुआत की और 20 वर्ष की उम्र में ही स्टारडम हासिल कर लिया। उनकी पहली फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पाम हासिल किया, जिसने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दिला दी। इसके बाद उन्होंने शहीद, नदिया के पार, आग, जिद्दी, शबनम, आरजू और विराज बहू जैसे यादगार फिल्मों में काम किया है। विराज बहू के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। बाद के वर्षों में वे मनोज कुमार समेत कई सितारों की ऑन स्क्रीन मां की प्रतिष्ठित भूमिका निभाती रहीं। आधुनिक दौर में भी उनका योगदान जारी रहा और कबीर सिंह और चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने दादी के किरदारों से नई पीढ़ी का दिल जीता। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जसप्रीत बुमराह ने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के पहले टेस्ट की शुरुआत को यादगार बना दिया। पहले ही
स्पेल में उन्होंने साबित कर दिया कि वे दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज क्यों कहलाते हैं। बुमराह ने अपने शुरुआती स्पेल में साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर रियान रिकल्टन और एडन मार्कराम को आउट कर दिया, जिससे उन्होंने पिछले 7 साल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम था, जिन्होंने 2018 से अब तक 12 बार ओपनर्स को आउट किया था। बुमराह अब 13 विकेट के साथ इस सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। पहले स्पेल की बात करें तो बुमराह ने 7 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 4 ओवर मेडन रहे और सिर्फ 9 रन दिए गए। इस दौरान उन्होंने रियान रिकल्टन को 140 की स्पीड से ज्यादा की रफ्तार वाली इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद उन्होंने एडन मार्कराम को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाया। ऋषभ पंत ने इंजरी के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए शानदार कैच पकड़ा। बुमराह की घातक गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की टॉप ऑर्डर लाइनअप शुरुआत से ही दबाव में आ गई और विकेटों का गिरना शुरू हो गया। रिकल्टन को बोल्ड करते ही बुमराह ने एक और शानदार उपलब्धि हासिल की। ये उनका 152वां बोल्ड विकेट था, जिससे उन्होंने रविचंद्रन अश्विनी को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 151 बोल्ड विकेट हैं। अब भारतीय गेंदबाजों की सूची में बुमराह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि उनसे आगे अनिल कुंबले 186 और कपिल देव 167 विकेट पर हैं। बुमराह के प्रदर्शन ने न सिर्फ भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई, बल्कि साउथ अफ्रीका की पारी को शुरुआती घंटों में ही झकझोर कर रख दिया। अफ्रीकी बल्लेबाज एक एक करके बिखरते दिखाई दिए और टीम शुरुआत से ही संघर्ष में फंस गई। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।